नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दीजिए तथा साथ ही साथ यह भी बताइए कि कब एक सहमति को स्वतंत्र सहमति कहा जा सकता है। तो पहले हम स्वतंत्र सहमति की परिभाषा को देखते हैं। धारा 13 सहमति दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय कही जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत हों। धारा 14 स्वतंत्र सहमति कोई भी सहमति तब स्वतंत्र कही जाएगी जब वह निम्नलिखित के द्वारा प्रभावित न हो। नंबर 1, उत्पीड़न या बल प्रयोग धारा 15 के अनुसार प्रभावित न हो। नंबर 2, अनुचित प्रभाव धारा 16 के अनुसार प्रभावित न हो। नंबर 3, कपट या धोखा धारा 17 के अनुसार प्रभावित न हो। नंबर 4, मिथ्यावर्णन या असत्य कथन धारा 18 के अनुसार प्रभावित न हो। नंबर 5, भूल, गलती या त्रुटि 20, 21 और 22 की धारा के अनुसार प्रभावित ना हो। अब बात करते हैं पहली उत्पीड़न यानी बल प्रयोग धारा 15 की। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को करार में सम्मिलित करने के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा वर्जित कोई कार्य करता है या धमकी देता है, ऐसा कार्य जो भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा वर्जित है, ऐसा कोई कार्य अथवा किसी व्यक्ति के संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेता है या रोक लेने की धमकी देता है, तो इसे हम उत्पीड़न कहेंगे, क्योंकि वह अपने बल प्रयोग के द्वारा ऐसा कर रहा है। अब हम बात करते हैं उत्पीड़न की विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, भारतीय दंड संहिता 1860 द्वारा वर्जित कोई भी कार्य करना, यह एक उत्पीड़न की विशेषता है। नंबर 2, धमकी देना। नंबर 3, अवैध रूप से संपत्ति को रोक लेना व धमकी देना। नंबर 4, लोगों की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करना जो उनकी इच्छा के खिलाफ हो। अब हम इसके केस के बारे में बात करते हैं। जो था केस इस प्रकार है, रंगनायकम्मा बनाम अलवर शेट्टी। इस वाद में यह हुआ था कि एक व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी विधवा को धमकी दी गई कि जब तक वह एक लड़के को गोद नहीं लेगी, उसके मृत पति के शव को अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाने दिया जाएगा। विधवा ने लड़के को गोद ले लिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यहाँ पर सहमति बल प्रयोग द्वारा ली गई है, क्योंकि किसी मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से रोकना भारतीय दंड संहिता की धारा 296 के अनुसार अपराध है तथा गोद लेने का अनुबंध उस विधवा की इच्छा पर व्यर्थनीय है। इसलिए करार पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर शून्य करणीय होगा। इसलिए न्यायालय ने इसको व्यर्थ ठहरा दिया। इसी प्रकार एक दूसरा था अमी राजू बनाम सेसम्मा। इसमें क्या हुआ था कि इस वाद में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी तथा बच्चे को आत्महत्या की धमकी देकर उनकी संपत्ति के संबंध में मुक्ति पत्र लिखवा लिया। न्यायालय ने इस मुक्ति पत्र को बल प्रयोग के कारण अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आत्महत्या भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित है, और इस वाद को भी खारिज कर दिया गया। अब बात करते हैं अगले पक्ष की, अनुचित प्रभाव धारा 16 की। कोई भी संविदा अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित तब कही जाती है जब पक्षकारों के बीच में इस प्रकार के संबंध हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा पर प्रभावित करने की स्थिति में है। एक बार पुनः, कोई संविदा अनुचित प्रभाव द्वारा तब प्रेरित कही जाती है जब पक्षकारों के बीच में इस प्रकार का संबंध हो कि कोई उनमें से एक पक्षकार दूसरे की जो इच्छा है उसको प्रभावित कर सके एवं वह पक्षकार इस स्थिति का प्रयोग करके वास्तव में लाभ कमा ले, उसे अनुचित प्रभाव कहेंगे। अनुचित प्रभाव के महत्व व विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहला है दूसरे की इच्छा को प्रभावित करना, यानी अपनी इच्छा अनुसार उसको कार्य करा लेना। नंबर 2, अनुचित लाभ कमाने की इच्छा होना। तीसरा, वास्तव में अनुचित लाभ कमाया गया हो। अब हम स्थिति है जो दो प्रकार की होगी, स्पष्ट या वास्तविक प्राधिकार द्वारा होगी, और दूसरा है विश्वसनीय संबंध में होगी। निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। वो हम स्थितियां जान लेते हैं। पहले नंबर 1, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर स्पष्ट या वास्तविक अधिकार रखता हो, जैसे बाप एवं बेटे का रिश्ता। दूसरा है कर अधिकारी एवं करदाता। ये दोनों
मतलब पिता जो है अपने बेटे की जो इच्छा होगी उसको प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार कर अधिकारी करदाता की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विश्वासरित हो, यानी उसके विश्वास पर आश्रित हो, एक व्यक्ति दूसरे के विश्वास पर आश्रित हो, जैसे अध्यापक एवं शिष्य, क्योंकि शिष्य जो है अध्यापक के विश्वास पर ही आश्रित होता है। और अगर अध्यापक शिष्य की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। दूसरा वकील एवं मुवक्किल, और तीसरा है न्यासी एवं लाभग्रही। अब तीसरा पॉइंट कहता है जहां पर एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के साथ अनुबंध यानी संविदा करता है जो कि मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो। पहला डॉक्टर एवं रोगी का संबंध अनुचित प्रभाव पर महत्वपूर्ण वाद है। दियालाराम बनाम सरगा। दियालाराम बनाम सरगा के वाद में बीमारी और बुढ़ापे के कारण कमजोर व्यक्ति को उसके डॉक्टर ने अनुचित प्रभाव डालकर अपनी डॉक्टरी के लिए अनुचित धनराशि पाने का अनुबंध किया। न्यायालय ने इस विवाद में अनुचित प्रभाव को आधार मानकर अनुबंध को रद्द कर दिया। ठीक है, इसका तथ्य था पक्षकार की जो उसका मेन मुद्दा था उसमें पक्षकार की बीमारी से संबंधित था। डॉक्टर जो था वो ज़्यादा पैसा लेना चाहता था, अपनी जो एक निश्चित रकम होनी चाहिए उससे कहीं अधिक, तब वो कह रहा होगा कि इलाज करने के लिए, इसलिए न्यायालय ने उसको व्यर्थ घोषित कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले तथ्य की, कपट एवं धोखा। धारा 17 कपट या धोखा को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 17 में वर्णित किया गया है। जब संविदा का एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को अथवा उसके एजेंट को मूर्ख या बेवकूफ़ बनाने या धोखा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में कोई ऐसा कार्य करता है तो यह कहा जाएगा कि उसने दूसरे पक्षकार के साथ धोखा किया है। कौन कौन ये कार्य जो हैं वो देख लेते हैं, जो कार्य करने से उसको ये कहा जाएगा कि उसने धोखा किया है। पहला कार्य है नंबर 1, किसी असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना, जैसे चोरी की गई वस्तु का विक्रय। अगर कोई व्यक्ति चोरी की गई वस्तु का विक्रय करेगा तो जानबूझकर वह असत्य बात को सत्य बताएगा, क्योंकि वह यही कहेगा कि वह हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई है, यानी उत्पादित की गई है, या उसके द्वारा ही उस चीज़ को तैयार किया गया है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है किसी ऐसी बात को छिपाना जिसका कि उसे निश्चित ज्ञान या विश्वास है, जैसे बंधक संपत्ति या ऋण ली गई संपत्ति का विक्रय। तीसरा पॉइंट कहता है पूरा ना करने के उद्देश्य से किया गया ऐसा कोई कार्य, जैसे विवाह से संबंधित अनुबंध यानी संविदाएं, जिसमें कि एक पक्षकार विवाहित हो और दूसरा ना विवाहित हो। ठीक है, चौथा पॉइंट कहता है कोई भी अन्य कार्य जिसका कि उद्देश्य दूसरे पक्षकार को मूर्ख या बेवकूफ़ बनाना हो। पांचवा पॉइंट कहता है कोई भी ऐसा कार्य जिसे न्यायालय स्पष्ट रूप से कपटपूर्ण घोषित किया हो, जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार। पहला पॉइंट अचल संपत्ति पर पहले से लिए गए ऋण का विक्रय। दूसरा दिवालिया व्यक्ति द्वारा संपत्ति का विक्रय। विशेष परिस्थितियों में मौन रहना भी कपट है, जैसे कि धारा 17 की व्याख्या के अनुसार साधारणतया मौन कपट नहीं होता, भले ही उससे किसी व्यक्ति के अनुबंध करने की इच्छा पर प्रभाव पड़े, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में मौन रहना कपट समझा जाता है। जैसे जहां पर ऐसी परिस्थिति हो कि मौन रखने वाले व्यक्ति का बोलना वैधानिक कर्तव्य हो, कि उसके ना बोलने से वह जो कार्य है वह बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है जहां मौन स्वयं बोलने के बराबर हो, मतलब जहां उसकी चुप्पी हाँ में बदल जाए, वहां पर ऐसा कपट माना जाएगा या धोखा माना जाएगा। अब कपट से संबंधित विवादों के बारे में बात करते हैं। पहला है रामबाई बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम। यह विवाद गलत आयु से संबंधित था। कारक संविदा को न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया। और दूसरा है हाजी अहमद बनाम अब्दुल गासी। यह जो वाद था यह विवाह से संबंधित विवाद था।
इसमें न्यायालय ने विवाह से संबंधित पक्षकारों से कहा कि वे एक दूसरे को सही सही सूचना दें एवं न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक दूसरे के बारे में सत्य सूचनाएं नहीं बताते हैं तो वह कपट के दोषी होंगे। अब बात करते हैं मिथ्यावर्णन धारा 18 की। भारतीय संविदा अधिनियम में मिथ्यावर्णन शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला है कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन, फिर दूसरा है निर्दोष मिथ्यावर्णन। तो बात करते हैं पहले कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन की। कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन में जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से जो मिथ्यावर्णन किया जाता है उसे कपटपूर्ण मिथ्यावर्णन कहते हैं, यानी कि जो जानबूझकर किया जाए। अब निर्दोष मिथ्यावर्णन में क्या होता है, जब मिथ्यावर्णन अज्ञानवश किया जाता है तो उसे निर्दोष मिथ्यावर्णन कहते हैं, इसमें उसको मालूम नहीं होता है। मिथ्यावर्णन के लक्षण क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला, मिथ्यावर्णन अनुबंध के किसी निश्चित तथ्य के संबंध में होना चाहिए, कानून के संबंध में नहीं। दूसरा पॉइंट है, मिथ्यावर्णन करने वाले व्यक्ति को उसकी सत्यता में विश्वास होना चाहिए, अर्थात उसे यह मालूम नहीं होना चाहिए कि कथन असत्य है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है मिथ्यावर्णन धोखा देने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट कहता है मिथ्यावर्णन के आधार पर दूसरा पक्षकार अनुबंध में सम्मिलित हो गया हो। भूल एवं गलती धारा 20, 21 और 22। अनुबंध की मान्यता के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय कही जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा भी संभव हो जाता है कि अनुबंध के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में अज्ञानता अथवा भूल के कारण पक्षकार गलती कर बैठते हैं। इस स्थिति में यह कहा जाता है कि सहमति भूल से प्रभावित है। इस अधिनियम के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में भूल पर हैं तो ऐसी हालत में सहमति स्वतंत्र नहीं कही जा सकती और ऐसी परिस्थिति में ठहराव व्यर्थ होता है। भूल दो प्रकार की हो सकती है, पहली कानून संबंधी भूल और दूसरी तथ्य संबंधी भूल। भूल दो प्रकार की हो सकती है, कानून संबंधी भूल जो धारा 21 के अनुसार आती है और तथ्य संबंधी भूल धारा 20 और 22 के अनुसार आती है। तो बात करते हैं पहले कानून संबंधी भूल की। कानून संबंधी भूल दो प्रकार की होती है। पहली, अपने देश के सामान्य कानून संबंधी भूल। देश के प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे देश के सामान्य राजनियम का ज्ञान हो। देश के कानून की अनभिज्ञता के कारण किसी अनुबंध को व्यर्थ घोषित नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति कानून संबंधी भूल करता है तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अब दूसरा है कानून संबंधी भूल का तथ्य विदेशी कानून संबंधी भूल, यानी किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह सभी देशों का कानून जानता हो। यदि पक्षकार अनुबंध करते समय किसी दूसरे देश के कानून के संबंध में भूल करता है तो ऐसी भूल विदेशी कानून की भूल कहलाती है। अनुबंध अधिनियम की धारा 21 के अनुसार यदि भूल भारत में प्रचलित किसी राजनियम के संबंध में है तो भूल करने वाला क्षमा नहीं किया जा सकता, परंतु यदि भूल किसी दूसरे देश के कानून के संबंध में है तो उसका प्रभाव तथ्य संबंधी भूल के समान ही होगा। अब बात करते हैं दूसरा जो इसका था भूल जो दो प्रकार की होती है तथ्य संबंधी भूल की। तो तथ्य संबंधी भूल में यह होता है कि जब किसी ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में भूल पर हैं तो ठहराव व्यर्थ होता है। तथ्य संबंधी भूल दो प्रकार की होती है, एक द्विपक्षीय भूल और फिर दूसरा होता है एक पक्षीय भूल। धन्यवाद।